जानवरों के साथ गलत बर्ताव करने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और उनके वाइल्ड लाइफ पार्क वनतारा को बड़ा झटका लगा है। उनके गुजरात स्थित वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू सेंटर के खिलाफ कोर्ट ने एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम द्वारा जांच करने का आदेश दिया है। इस एसआईटी टीम की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जे चेलमेश्वर करेंगे। लेकिन सवाल है कि आखिर ये जांच हो क्यों रही है। दरअसल लंबे वक्त से वनतारा पर आरोप लगते आ रहे हैं कि यहाँ जानवरों का इल्लीगल एक्विजिशन हो रहा है, यानी यहाँ जानवर को इल्लीगल तरह से खरीदा और बेचा जा रहा है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई थीं। इसे वकील सीआर जयासुकिन और देव शर्मा ने दाखिल किया था। इसमें कहा गया कि वनतारा सेंटर में वाइल्ड लाइफ लॉज और कुछ इंटरनेशनल रेगुलेशंस का पालन नहीं किया जा रहा। अब वाइल्ड लाइफ लॉज को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह के ऐसे कानून हैं जो जानवरों और उनके प्राकृतिक घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। इस कानून को बनाने का मकसद था कि कोई भी व्यक्ति जानवरों का शिकार, व्यापार या अवैध तस्करी न कर पाए। साथ ही इंटरनेशनल रेगुलेशन मतलब वो अंतर्राष्ट्रीय नियम है और समझौते हैं जो कई देशों ने मिलकर बनाए हैं ताकि जानवरों की सुरक्षा हो सके। जैसे एक बड़ा समझौता है साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। इसका मकसद है कि दुर्लभ और खतरे में पड़े जानवरों और पक्षियों का इंटरनेशनल ट्रेड कंट्रोल में रहे और कोई अवैध तस्करी ना हो। खैर, वनतारा के खिलाफ सबसे ज्यादा आरोप हाथियों के एक्यूजेशन के लगाए जा रहे हैं, जिन्हें भारत और विदेश दोनों जगहों से लाया गया है। अब कोर्ट ने इन्हीं आरोपों के आधार पर जांच का आदेश दिया है। बात अगर एसआईटी की करें तो उनका काम ये पता लगाना होगा कि वनतारा में जानवरों की सही तरीके से देखभाल हो रही है या नहीं, और क्या इस मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया गया या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को सिर्फ जानवरों वाले मुद्दे पर नहीं बल्कि पैसों और संसाधनों से जुड़े मामलों की भी जांच करने को कहा है, क्योंकि अंबानीज के वनतारा प्रोजेक्ट पर ऐसे भी सवाल उठ रहे हैं कि इस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट का बहाना बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है इलीगल पैसे को किसी अच्छे या कानूनी काम के जरिए लीगल दिखाने की कोशिश करना। कोर्ट ने साफ कहा है कि अभी तक वो इन आरोपों की सच्चाई पर कोई फैसला नहीं दे रही, मतलब फिलहाल जांच चल रही है। एसआईटी को अपनी रिपोर्ट 12 सितंबर तक देनी है और इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। एसआईटी सारे सबूत और तथ्य जुटाएगी, फिर उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वनतारा पर लगे आरोप सही हैं या गलत। अब जरा वनतारा के बारे में बात कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों ने जरूर सुना होगा, वनतारा अंबानीज का एक एनिमल रेस्क्यू और कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जिसे रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया। ये गुजरात के जामनगर में है, जहां 1,05,000 से भी ज्यादा जानवर है और जिसमें जानवरों की 2000 अलग अलग प्रजातियां हैं। 4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसका उद्देश्य घायल या एंडेंजर्ड जानवरों की देखभाल करना है और साथ ही उनका उपचार करके रिहैबिलिटेशन करना है। जो स्पीशीज खतरे में हैं और विलुप्त होने के कगार पर हैं, उन्हें एंडेंजर्ड कहा जाता है। वनतारा का आइडिया अनंत अंबानी ने तैयार किया था। रिलायंस फाउंडेशन ने अनंत अंबानी के आइडिया को हकीकत में बदला और आज ये दुनिया के सबसे बड़े एनिमल रेस्क्यू और केयर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। वनतारा में सबसे पहला जानवर हाथी लाया गया था, जिसका नाम था गौरी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश से यहाँ 20 हाथियों को लाया गया। ये हाथी पहले जंगलों में लकड़ी ढोने के काम में इस्तेमाल किए जाते थे। यही वजह थी कि उन हाथियों को रेस्क्यू कर वनतारा लाया गया ताकि उनकी सेहत का ख्याल रखा जा सके। वनतारा में तेंदुओं के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू सेंटर बना है। यहाँ अभी भी लगभग 300 से ज्यादा तेंदुए रखे गए हैं। इनमें ज्यादातर तेंदुए ऐसे हैं जो पहले घायल हो गए थे या फिर किसी वजह से जंगल में अकेले सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। इस सेंटर में उन्हें सुरक्षित माहौल, अच्छा खाना और मेडिकल केयर दिया जा रहा है ताकि उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। इसीलिए इसे ट्रेडिशनल जू नहीं बल्कि रिहैबिलिटेशन सेंटर और सेंचुरी माना गया है, जहां हाथी, तेंदुए, शेर, एक्सोटिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज जैसे कई जानवरों की देखभाल होती है। पूरी फैसिलिटी में बड़े बड़े एनिमल हॉस्पिटल, आईसीयू, एमआरआई जैसी मॉडर्न सुविधाएं हैं। वनतारा को प्राणी मित्र अवार्ड भी मिल चुका है। हालांकि वनतारा पर कई बार कई तरह के सवाल उठाए जाते हैं। इसको लेकर पूरा विवाद क्या है, ये भी समझते हैं। लोगों के सवाल ये हैं कि वनतारा में जानवरों को कहां से लाया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि वनतारा में करीब 39,000 जानवरों को 32 अलग अलग देशों से लाया गया है, लेकिन इसमें से किसी भी जानवर के ओरिजिन की कोई जानकारी नहीं। आरोप ये भी लगाए जाते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में कोई पारदर्शिता नहीं है और ये इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड यानी गैर कानूनी तरह से जानवरों के व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। इस मुद्दे पर दक्षिण अफ्रीका के पशु अधिकार संगठन ने वनतारा पर क्या आरोप लगाए, ये भी समझ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो यहाँ सरकार ने कभी आधिकारिक रूप से टाइगर ब्रीडिंग यानी बाघों की पैदावार सिर्फ बेचने या इस्तेमाल के लिए करना इसे मंजूरी नहीं दी।
लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ से दुनिया में सबसे ज़्यादा जिंदा बाघ और उनके अंग बाहर भेजे जाते हैं। इनका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए होता है, जैसे ट्रॉफी हंटिंग, जिसका मतलब है शौक के लिए शिकार करना और उसकी खाल को रखना। दूसरा है इलीगल बोन ट्रेड, हड्डियों को अवैध तरीके से बेचना, अक्सर दवाइयों या ताबीज के लिए, या फिर दूसरे देशों में खासकर चीन जैसे बाजारों में इसकी बड़ी मांग है उसे पूरा करना। 2025 स्विट्जरलैंड में साइट्स की बैठक हुई। वहां एक्सपर्ट्स ने कहा कि साउथ अफ्रीका अपने बाघों के व्यापार को ठीक से नियंत्रित नहीं कर रहा। इसी दौरान ये आरोप लगे थे कि गुजरात के वनतारा ने साउथ अफ्रीका से कम 60 बाघ लिए हैं। वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन फोरम ऑफ साउथ अफ्रीका, जो लगभग 30 राष्ट्रीय संगठनों का गठबंधन है, इन संगठनों ने 6 मार्च 2025 को अपनी सरकार को पत्र लिखा, जिसमें गुजरात में स्थित वनतारा सेंटर में दक्षिण अफ्रीका से भेजे गए बड़े पैमाने पर जानवरों के निर्यात पर कानून और नैतिक सवाल उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि ये साइट्स के नियमों के विरुद्ध हो सकता है, और यहीं से लोगों में सवाल उठने लगे कि ये बाघ वनतारा में पूरी तरह से लीगल और एथिकल तरीके से लाए गए थे या नहीं। मुद्दा ये है कि साउथ अफ्रीका से बाघों का व्यापार पहले से ही संदिग्ध है, और अगर वनतारा ने वहीं से बाघ लिए हैं तो उसकी पारदर्शिता और कानूनी स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके बाद वनतारा पर कई PIL दायर की गई, जिनमें जानवरों के साथ मिसट्रीटमेंट के आरोप थे। हालांकि वनतारा मैनेजमेंट ने इन सभी आरोपों को नकार दिया था। उनका कहना था कि सभी जानवर कानूनी प्रक्रिया और प्रॉपर परमिशन लेकर ही लाए गए हैं। कुछ समय पहले भी माधुरी नाम की हथनी को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गुजरात में वनतारा शिफ्ट किया गया था। उस वक्त कोल्हापुर में काफी विरोध हुआ और माधुरी को वापस लाने की मांग की गई। जियो बॉयकॉट के नारे लगे। दरअसल माधुरी एक मंदिर की हथनी थी जो सालों से वहीं रह रही थी, लेकिन माधुरी हथनी को 2025 में बॉम्बे हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वनतारा भेजा गया, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। उसे फुट रॉट और तनाव के लक्षण थे। पेटा इंडिया ने अदालत में कहा कि उसके लिए बड़ी और सुरक्षित जगह के साथ साथ बेहतर चिकित्सा जरूरी है। इसके बाद कोल्हापुर और आसपास के लोग विरोध पर उतर आए, क्योंकि उनके लिए माधुरी केवल हथनी नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक प्रतीक थी। वहीं पशु अधिकारी, कार्यकर्ता और कई नागरिक इस कदम के समर्थन में थे। उनका मानना था कि धार्मिक भावनाओं से ज्यादा अहम है माधुरी की सेहत, उसका बेहतर इलाज और उसे प्राकृतिक माहौल मिलना चाहिए। माधुरी हथनी के मामले ने लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग वनतारा के खिलाफ खड़े हुए और बोले कि उसे उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान से दूर करना गलत है। वहीं कई लोग इस फैसले के समर्थन में थे और मानते थे कि माधुरी की सेहत और देखभाल ज्यादा जरूरी है, जो सिर्फ वनतारा में रहकर सुधारी जा सकती है। अब इस केस में SIT की जांच में क्या निकल कर आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। कोर्ट की अगली सुनवाई पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप इस केस पर क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप देख रहे थे जिस्ट।